हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 10th का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि एक ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो मेरा नाम है सचिन और चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर नंबर 4 को। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। एक ह्यूमन बींग में किस तरह से जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि ह्यूमन बींग शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं इस वर्ल्ड में, जितने भी आपको ह्यूमन बींग्स दिख रहे हैं वो सभी के सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेल पेरेंट होते हैं प्रोड्यूसेस मेल गेमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जितने भी मेल पेरेंट्स हैं वो सभी के सभी एक मेल गेमेट को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं। स्पर्म किन्हें कहते हैं? तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जितने सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी स्पर्म से। उसी प्रकार से एक फीमेल पेरेंट जो है वो प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट को, और फीमेल गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख सकता है, ये हो गया आपका ओवा। अब क्या है कि जो स्पर्म हैव टेल एंड देयरफॉर मोटाइल। अब जितने भी यहाँ पर स्पर्म्स दिख रहे हैं आपको, ये सभी के पास क्या होता है? एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो टेल क्या करता है? इन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करने में, जाने में मदद करता है। क्लियर है कि दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन टेस्टिस। ये जो है वो टेस्टिस के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स एक दो नहीं टेस्टिस, वहाँ पर एक टेस्टिस में क्या होता है कि एक दो स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, बल्कि मिलियनों मिलियन जो है वो टेस्टिस में से जो है स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ओव्यूम इज बिगर। यहाँ पर जो ओव्यूम दिख रहा है आपको ये बड़ा होता है कंपेरिजन टू स्पर्म्स, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं। और ये जो ओव्यूम होता है ये क्या है? नॉन मोटाइल एंड ओनली वन ओवेरी प्रोड्यूसेस वन ओव्यूम इन 1 मंथ। अब क्या होता है कि जो ओव्यूम है वो काफ़ी बड़ा होता है स्पर्म के कंपैरिजन में, और ये नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मीन्स ये एक जगह से दूसरे जगह तक जा नहीं सकता है ओव्यूम। और क्या होता है कि हर एक ओवेरी में क्या होता है, हर एक मंथ में एक ओव्यूम ही मात्र प्रोड्यूस होता है। वही ओव्यूम के थ्रू अगर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए स्पर्म्स के हेल्प से, तो वही एक ही ओव्यूम से नए ऑर्गेनिज्म का मीन्स एक नए बेबी का फॉर्मेशन होता है। देयर इज नो फूड स्टोर्ड इन द स्पर्म्स वेयर इज ओवा कंटेन स्टोर्ड फूड। अब क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी फूड जो है वो स्टोर नहीं होता है। मीन्स वो बस जो है वो सिंपली होते हैं, वहाँ पर कोई भी फूड स्टोर नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करें एक ओवा का, तो इसमें काफ़ी सारा फूड जो है वो स्टोर होता है। अब फूड स्टोर क्यों होता है? तो देखिए एक सिंपल सा बात है कि जब एक स्पर्म जो है एक एग के पास आता है फ्यूज़न करवाने के लिए, मीन्स दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ होने के लिए, तब ये मान लीजिए एक दूसरे से फ्यूज़ हो गए, तब बाद में जो प्रोसेस होता है फ्यूज़न से जायगोट बनने का, जायगोट से एम्ब्रायो बनने का, तो ये सभी जो प्रोसेस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च होगा। तो वो एनर्जी प्रोवाइड करती है ये ओव्यूम। इसलिए यहाँ पर जो है वो क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड होता है, फूड स्टोर्ड होता है। बोथ द गेमेट्स आर माइक्रोस्कोपिक। बात करें गैमेट्स का, तो ये दोनों के दोनों जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स काफ़ी छोटे होते हैं। और यूनिसेलुलर मीन्स एक सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये ज़्यादा नंबर ऑफ सेल से नहीं होते, बस एक सिंगल जो है वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एंड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एज कम्पेयर टू द बॉडी सेल्स। और जब हम एक स्पर्म्स या फिर एक ओव्यूम को एक बॉडी सेल से कंपेयर करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म्स है और जो ओव्यूम है इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। अब क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोजोम्स जो है वो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पाए जाने वाला वैसा मटेरियल्स होता है जिसमें क्या होते हैं? डीएनए पाए जाते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स को कंटेन करते हैं। तो एक ह्यूमन बॉडी के एक सेल में बेसिकली 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उसका एक स्पर्म का जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का बात करें और एक ओव्यूम का नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का बात करें, तो वो 23 पेयर में होता है।
इसलिए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं एक स्पर्म्स में और एक ओव्यूम में, और इसलिए जब एक ओव्यूम और स्पर्म जो है वो एक दूसरे से फ्यूज होता है तो वापस से 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो वहाँ पर जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बींग्स में होता है। अब बात करें कि ह्यूमन बींग्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी एक ह्यूमन बींग में जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक ह्यूमन बींग रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाते हैं। मीन्स वो रिप्रोडक्शन को करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि जैसे प्यूबर्टी आया एक ह्यूमन बींग जो है, एक बॉय हो चाहे एक गर्ल हो, वो दोनों के दोनों जो है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। मीन्स उनके अंदर वो कैरेक्टर जो है वो आ जाता है। अब क्या है कि प्यूबर्टी बेसिकली क्या होता है, तो प्यूबर्टी इज अ पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस when the rate of general body growth begins to slow down and reproductive tissue begins to mature। देखिए प्यूबर्टी जो है वो पीरियड है, कह सकते हैं वो फेज है जिसमें कोई एक बॉडी जो है वो धीरे धीरे ग्रो करके एडोलेसेंस फेज में आ जाता है, जहाँ पर वो धीरे धीरे मेच्योर होना स्टार्ट होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि जो एक बॉडी का जो रियल ग्रोथ था, जैसे कि उसके लेंथ में ग्रोथ होना, पेट निकलना, ये सब जो है वो आपका क्या होता है, स्लो हो जाता है। मीन्स उसका जो नॉर्मल बॉडी ग्रोथ था वो स्लो हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आता है, एडोलेसेंस आता है, जो बॉडी का रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और मेच्योर होने लगते हैं। ठीक है। अब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल्स इज बिटवीन 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज। एक मेल में प्यूबर्टी कब आता है, तो जब वो 11 से 13 साल के बीच में होता है। मीन्स कोई भी एक मेल, कोई भी एक बॉय 11 से 13 साल का हो चुका है तो कह सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत जो है वो रिप्रोडक्टिव जो है उसमें एक्टिव हो चुका है, रिप्रोडक्शन के लिए वो सक्षम हो चुका है। लेकिन जब एक फीमेल्स का बात करें तो फीमेल जो है वो 10 से 12 साल के ही अंदर जो है वो मेच्योर थोड़ा बहुत जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए होने लगती है। मीन्स उसमें प्यूबर्टी जो है वो 10 से 12 साल के अंदर ही जो है वो स्टार्ट होने लगता है। अब प्यूबर्टी इज एसोसिएटेड विथ मैनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स विच अकर स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब क्या होता है कि जैसे ही प्यूबर्टी आते हैं तो मेल्स और फीमेल्स में, यानी बॉय और गर्ल में, दोनों में क्या होता है, कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे फिजिकली चेंज होने लगते हैं, वो मेंटली चेंज होते हैं, इमोशनल थोड़ा बहुत हो जाते हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आपका आने लगते हैं। क्लियर है। और ये जो चेंजेस है वो जैसे ही कोई एक ह्यूमन जो है वो प्यूबर्टी के एज में पहुंचता है तो वो धीरे धीरे ये सब इंक्रीज होने लगता है। और ये जो फेज़ है जहाँ पर एक ह्यूमन बींग्स जो है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उस फेज़ को हम लोग, उस कैरेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। अब क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस जैसे ही प्यूबर्टी आता है तो थिक डार्क हेयर स्टार्ट ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्म पिट एंड जेनाइटल एरिया बिटवीन द थाइज। थिनर हेयर अपेयर्स ऑन लेग्स, आर्म एंड फेस। क्या होता है कि जैसे ही प्यूबर्टी आता है तो हमारे बॉडी के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी हेयर का आना स्टार्ट हो जाता है। अब कहाँ कहाँ पर, तो हमारे आर्म जो पिट्स होता है वहाँ पर हेयर्स का आना स्टार्ट हो जाता है। जेनाइटल एरिया पर, मीन्स जो हम लोगों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर भी जो है वो हेयर्स का आना स्टार्ट हो जाता है। और हम लोग थाई के बीच में जो है वो वहाँ पर भी हेयर का आना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ थीनर हेयर जो है वो हमारे हाथ में, पैर में और फेस में भी जो है आना स्टार्ट हो जाता है जब भी एक कोई ह्यूमन जो है वो एडोलेसेंस फेज में पहुंचता है। अब क्या होते हैं कि जो स्किन्स होते हैं वो बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स में अपीयर ऑन द फेस। इंडिविजुअल बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ देयर बॉडीज बिकम मोर इंडिपेंडेंट, मोर एग्रेसिव एक्सेट्रा। क्या होता है कि जो एक ह्यूमन है वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारा चेंज होते हैं। जैसे कि फिजिकली जो है उसका स्किन में जो है वो काफ़ी ऑयलीपन जो है वो आने लगता है। हो सकता है
कि पिंपल्स भी देखने को मिल जाए फेस में, और एक इंडिविजुअल जो होता है मीन्स कह सकते हैं एक फीमेल या फिर एक मेल जो है उनमें कुछ कॉन्शियस चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि उन्हें फील होता है कि अब हम थोड़ा सा जो है वो आज़ाद हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और उन्हें थोड़ा बहुत जो है वो गुस्सा आना जो है थोड़ा वो एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स थोड़ा सा इरिटेटिव जो है वो फीलिंग्स जो है वो धीरे धीरे आने लगता है। अब बॉयज़ के केस में बात करें कि इन केस ऑफ बॉयज़ बियर्ड एंड मोस्टेज स्टार्ट्स अपेयरिंग, वॉइस बिगिंस टू क्रेक, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिलीजिंग स्पर्म्स। वॉइस के केस में क्या होता है कि जो उनके दाढ़ी मूंछ जो है वो आने लगते हैं, और उनका जो वॉइस होता है वो धीरे धीरे कैसा होता है, मोटा होने लगता है, क्रेक होने लगता है, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप होते हैं, और जो टेस्टिस है वहाँ से स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। लेकिन जब एक गर्ल्स के केस में बात करें तो यहाँ पर इन केस ऑफ गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, स्किन ऑफ निपल्स डार्कनेस और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। गर्ल्स के केस में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट साइज होता है उनका वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है, और उनके निपल्स का जो साइज है मीन्स उसके स्किन जो है वो डार्कनेस होने लगते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत जो है वो डार्क होने लगता है, और मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो ये एक तरह का ब्लीडिंग फेज होता है जो एक फीमेल्स में होते हैं। तो ये सभी जो है वो प्यूबर्टी आने पर धीरे धीरे जो है वो स्टार्ट होने लगते हैं। क्लियर है। और द एक्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्टनर इज टर्म्ड एज कोपुलेशन। कोपुलेशन क्या है, तो ये एक वैसा एक्ट होता है जिसमें एक मेल और फीमेल पार्टनर दोनों मेटिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कोपुलेशन कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं कि बहुत सारे फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आपका पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पेयर ऑफ टेस्टिस पाया जाता है, मीन्स दो टेस्टिस होता है यहाँ पर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये एक टेस्टिस हो गया और ये एक आपका दूसरा टेस्टिस हो गया। इसमें क्या होता है कि अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स, काफ़ी सारे जो है डक्ट्स के भी सिस्टम होते हैं। डक्ट्स क्या होता है, तो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन सभी को हम लोग क्या कह रहे हैं, डक्ट कह रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से डक्ट होते हैं, तो सबसे पहला तो एपिडिडाइमिस। अभी एपिडिडाइमिस क्या होता है, तो एपिडिडाइमिस वो डक्ट होता है जहाँ पर स्पर्म्स जो है वो टेम्पररी स्टोर होता है, मीन्स जैसे टेस्टिज से स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ तो वहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद ये एपिडिडाइमिस में कुछ दिनों के लिए स्टोर रहता है ताकि वो मेच्योर हो सके। अब जो दूसरा आपका डक्ट है उससे हम लोग वास डेफरेंस कह रहे हैं और स्पर्म डक्ट भी कह रहे हैं। तीसरा जो डक्ट है वो है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा क्या होता है, एक तरह का कॉमन पैसेज होता है जहाँ से आपका यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलता है। ये देखिए आपका यूरेथ्रा हो गया, ये जो पाइप हो गया ये आपका वास डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड, तो सबसे पहला सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड को हम लोग बल्बो यूरेथ्रिन ग्लैंड भी कहते हैं। यहाँ पर ये जो सेमिनल वेसिकल जो है देख सकते हैं, ये है आपका सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ये है, और कॉपर्स ग्लैंड जो है यहाँ पर नहीं दिखलाया गया है, बट इस पोजीशन पर जो है वो कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे। अब देखिए जो कोपुलेटरी ऑर्गन होता है उसे हम लोग पेनिस कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जिसके हेल्प से हम लोग कोपुलेशन को करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टेस्टिस के बारे में कुछ और डिटेल्स को। तो इसमें क्या होता है कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ बेग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। जो हम लोगों के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस एक बेग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, और उस बेग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, जहाँ पर पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग जो है इसे हम लोग एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों कि जो टेस्टिस है हमारे बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, बाहर निकला हुआ होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस इज सो बिकॉज द टेस्टिस हैव टू बी
maintained at 1 to 3 degree lesser temperature than the body in order to produce functional sperm। यानी एक जो है टेस्टिस है उससे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करवाने में, स्पर्म्स को बनाने में हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसे कम का ज़रूरत पड़ता है ताकि वो स्पर्म्स को जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस करवा सके। और यही वो रीज़न है जिसके वजह से एक जो टेस्टिस होते हैं वो हमारे बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं ताकि उसे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम मिल सके और वो अच्छे से स्पर्म्स को जो है वो प्रोड्यूस करवा सके। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि एक टेस्टिस का जो है वो क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स दैट इज द स्पर्म। टेस्टिस का जो सबसे पहला सबसे मेन फंक्शन होता है वो होता है मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करवाना। और मेल गैमेट्स हम लोग किसे कहते हैं तो स्पर्म्स को हम लोग कहते हैं। अब दूसरा फंक्शन क्या है तो टू प्रोड्यूस अ फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन which is responsible for producing sperms as well as secondary sexual characteristic in males। टेस्टिस का जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करवाना। और मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हम लोग टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। अब ये जो आपका टेस्टिस का फंक्शन हुआ टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाना। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है तो ये एक मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है, मीन्स उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। क्लियर है। अब देखिए क्या है कि अटैच्ड टू ईच टेस्टिस इज अ हाईली कोल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस। अब हर एक टेस्टिस से आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक हाईली कोल्ड ट्यूब जो है वो अटैच्ड हुआ है और इस हाईली कोल्ड ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस क्या होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही बताया कि द स्पर्म्स आर स्टोर्ड हेयर एंड दे मैच्योर इन द एपिडिडाइमिस। जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है आपके टेस्टिस में वो स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में और एपिडिडाइमिस में स्टोर हो करके वहाँ पर वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। अब क्या होता है कि ईच एपिडिडाइमिस लीड्स इनटू द स्पर्म डक्ट और द वास डिफरेंस। अब जो हर एक एपिडिडाइमिस होता है वो जुड़ा हुआ होता है स्पर्म डक्ट से और वास डिफरेंस से। क्यों तो क्योंकि ईच वास डिफरेंस राइजेज अप एंड इंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। हर एक जो वास डिफरेंस होता है वो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वास डिफरेंस है ये उठ करके एब्डोमिनल कैविटी पर गया है। और एब्डोमिनल कैविटी पर जाने का मकसद क्या होता है तो वहाँ से ये सभी तरह का जो है इट यूनाइट्स विद द डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट कॉल्ड यूरेथ्रा विच पासेस थ्रू द पेनिस एंड ओपन्स टू द आउटसाइड। अब क्या होता है कि जो ये वास डिफरेंस है ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी की ओर से घूम करके आता है जहाँ से वो यूरेथ्रा का मीन्स जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से उसका डक्ट के साथ ये मिलता है और काफ़ी सारे डक्ट के साथ ये मिल करके जो है पेनिस के आउटसाइड निकलता है जिससे वहाँ से क्या हो सके एक आपका यूरेथ्रा से क्या निकल सके स्पर्म निकल सके और आपका यूरिन भी निकल सके। क्योंकि ये जो वास डिफरेंस है ये कहाँ से घूम करके आया है तो यूरिनरी ब्लैडर की ओर से जो है वो घूम करके आया है, वहाँ से उसके डक्ट के साथ जो है वो जुड़ करके आया है। अब क्या होता है कि अलोंग द वे द डक्ट्स ऑफ द 3 ग्लैंड आल्सो ओपन एंड पोर देयर सेक्रेशन इनटू द वास डिफरेंस। अब जब ये वास डिफरेंस जो एब्डोमिनल कैविटी की ओर गया वहाँ से वो यूरिनरी ब्लैडर के साथ तो जुड़ा है ही, साथ में वो 3 ग्लैंड से भी मिलता है। उन 3 ग्लैंड्स को क्या कहते हैं सबसे पहला सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रिन ग्लैंड्स जिसको हम लोग तभी बोले कॉपर्स ग्लैंड। तो इन तीनों ग्लैंड से सिक्रेशन जो है वो मीन्स जो हॉर्मोन्स होते हैं वो भी शामिल हो जाता है आपका वास डिफरेंस में स्पर्म के साथ। और जब क्या होता है कि एक स्पर्म जो है वो इन सभी हार्मोन के साथ मिलता है तो उसको हम लोग पर्टिकुलरली जो है वो क्या कहते हैं सीमेन कहते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि एक वास डिफरेंस जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है वास डिफरेंस का। तो इट इज़ मेंट फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स इन द मेल बॉडी। ये एक मेल बॉडी में जो है स्पर्म्स को एक रास्ता दिखाता है, मीन्स एक उसके लिए रास्ता होता है जहाँ से स्पर्म एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि स्पर्म जो है वो वास डिफरेंस के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से होकर के
3 ग्लैंड से मिला, जहाँ से वो उनके सिक्रेशंस को खुद में ले करके वहाँ से क्या क्या न्यूट्रिशन लिया, एनर्जी लिया, इन सभी को आपके ग्लैंड के हेल्प से लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक जो ग्लैंड्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट सिक्रेशन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एज वेल एज मीडियम फॉर लोकोमोशन टू द स्पर्म। अब ये आपका जो ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड का काम क्या होता है कि हार्मोन्स को सिक्रेट करवाना, और ये हार्मोन का काम क्या होता है तो एक स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। क्लियर है? न्यूट्रिशन के साथ साथ एक स्पर्म को लोकोमोशन में भी हेल्प करवाना, मीन्स उसके मोटिलिटी में एक जगह से दूसरे जगह जो मूव करने का जो क्षमता है उससे भी ये बढ़ाता है आपका हार्मोन्स जो सिक्रेट होते हैं सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। क्लियर है कि द सिक्रेशन ऑफ 3 ग्लैंड्स अलोंग विद द स्पर्म्स इज नोन एज सीमेन। और जब हम लोग स्पर्म को जो है इन सभी तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन से जोड़ दें, मीन्स जो चीज़ वहाँ से सिक्रेट हुआ, जो हार्मोन सिक्रेट हुआ, उस हार्मोन को और स्पर्म को एक साथ कलेक्टिवली बोले तो उसे हम लोग जो है सीमेन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक यूरेथ्रा का क्या फंक्शन होता है। यूरेथ्रा, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को यूरेथ्रा कहा जा रहा है। इट इज़ द कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमन एंड यूरिन फ्रॉम बॉडी टू द आउटसाइड। क्या होता है कि ये एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ से सीमन और यूरिन दोनों के दोनों जो है वो एक बॉडी के आउटसाइड आता है, मीन्स बॉडी के बाहर आता है। यानी सीमन जो हो गया और आपका यूरिन जो हो गया, उन दोनों को बॉडी के इनर साइड से आउटर साइड में बाहर लाने में जो डक्ट हेल्प करता है उससे हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। और यूरेथ्रा को हम लोग क्या कहते हैं, एक कॉमन पैसेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका सीमेन और यूरिन दोनों चीज़ जो है वो बाहर निकलता है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं पेनिस। पेनिस क्या चीज़ होता है तो इट इज़ द ऑर्गन विच इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो ऑर्गन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेनिस को, तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो ऑर्गन है जो एक फीमेल बॉडी में सीमन को इंट्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है, मीन्स सीमन को जो है इंजेक्ट करने में फीमेल के बॉडी में हेल्प करता है। इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। अब ये जो पेनिस है यहाँ पर काफ़ी सारा ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होता है, जो इसे जो है क्या कह सकते हैं कि फंक्शनल बना करके रखता है। यहाँ पर जो है ब्लड का ट्रांसफ़र वगैरह होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे, जहाँ पर हम लोगों ने सभी पार्ट्स को काफ़ी अच्छे से समझा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, और हर एक ऑर्गन को हम लोग डिटेल्ड वे में जो है वो स्टडी करेंगे। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जो कि है IQ मॉनिटर, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें दूसरे वीडियोस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन जो है देता है। थैंक यू।